लोग स्टडी करने चल रहे हैं आवेश संरक्षण का नियम। आप लोगों ने फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ा रहा होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। तो ऐसे ही हम लोग जब स्टडी करते हैं चार्जेज की, इलेक्ट्रिक चार्जेज की, आवेश की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर भी हम ये पढ़ते हैं आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेशों का केवल स्थानांतरण हो सकता है। क्या बोला मैंने? आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेशों का केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। बट ये तो बात होगी समझने की स्टेटमेंट फॉर्म में हमें एग्जाम में कैसे लिख कर आना है, देखते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया में आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेशों का केवल पुनर्वितरण या स्थानांतरण किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया में आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेशों का केवल स्थानांतरण या पुनर्वितरण हो सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। समझ में आई ना बात? जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे वहां पर ना तो हम आवेशों को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल आवेशों का पुनर्वितरण या स्थानांतरण कर सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो आप यही लिखकर आना। हम आपको समझा रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रही है। सपोज करो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास क्या है, हमने जब आपको पढ़ाया था घर्षण द्वारा हमने क्या पढ़ाया था? आवेशन। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर से बता रहा हूं। देखो आप ध्यान दो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरी ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरी ऑब्जेक्ट बी है। हम दोनों को क्या करेंगे? हम दोनों को आपस में रगड़ेंगे। देखो पहले ये बताओ, ऑब्जेक्ट ए था, ऑब्जेक्ट बी था। हमने बोला दोनों क्या है? दोनों उदासीन है। ए भी उदासीन है, बी भी उदासीन है। तो ए और बी पर टोटल चार्ज कितना हुआ? ए और बी पर टोटल चार्ज कितना है? 0 होगा ना भाई। ए और बी का टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज दोनों का 0 है। क्या है? 0 है। हम ए और बी को रगड़ेंगे। हमने क्या बोला? हम ए और बी को क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं। मतलब इनके बीच फ्रिक्शन दे रहे हैं। फ्रिक्शन कब होगा? दोनों को आपस में क्या करेंगे? दोनों को आपस में ऐसे ऐसे रगड़ेंगे ना। तो क्या करेंगे? इनके बीच समझ लो क्या करेंगे? हम इनके बीच फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? ए और बी को आपस में रगड़ रहे हैं। ए था, ये बी था। इसका मतलब इनको हम रगड़ रहे हैं, मतलब घर्षण कर रहे हैं इनके बीच में। क्या कर रहे हैं? घर्षण कर रहे हैं। अब देखना घर्षण से क्या होता है, जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं। हमने पढ़ा है आवेशन में कि दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जब हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। क्या हो जाएगा? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है ना? इतनी बात आई थिंक समझ में आ रही है आपको। अब देखना हमने क्या किया, ए को बी से रगड़ा तो क्या होगा? ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी को चले जाएंगे, ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी में चले जाएंगे। हमने बोला इनको फिर से हमने अलग कर दिया भाई रगड़ने के बाद। तो हम क्या देखते हैं, ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी में चले गए और मैं कह रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन गए। ए से 2 इलेक्ट्रॉन बी में चले गए, इसका मतलब ए पर 2 पॉजिटिव आ गया, बी ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इस पर बी पर 2 नेगेटिव आ गया। बी ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए बी पर 2 नेगेटिव आ गया और ए पर पॉजिटिव आ गया। मतलब ए क्या है? ए धनावेशित हो गया, बी ऋणावेशित हो गया। बट अब अगर मैं पूछूं इन दोनों पर अभी भी नेट चार्ज कितना है, मैं पूछूं इन दोनों पर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कुल आवेश क्या है इन दोनों वस्तुओं का? भाई ए पर क्या है? ए पर +2 है, ए पर +2 है, बी पर -2 है। ए पर चार्ज +2 है, बी पर -2 है। +2 -2 क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब नेट चार्ज अभी भी यहाँ पर क्या है? नेट चार्ज मतलब नेट, ऐसे लिख, नेट नहीं हिंदी में लिख लो, कुल आवेश कितना है भाई? कुल आवेश यहाँ पर भी 0 है। और ए और बी का यहाँ पर भी कुल आवेश कितना था? कुल आवेश कितना था भाई? कुल आवेश कितना था? कुल आवेश यहाँ पर भी 0 था, क्योंकि अभी इनको घर्षण से पहले अभी जब ये वस्तुएं उदासीन थी तब इन पर आवेश कितना था? 0 था। और जब हम आवेश कितना था, मतलब ये उदासीन का जो भी नेट आवेश आ रहा था 0 आ रहा था ना। और जब हमने इनको आवेशित कर दिया उसके बाद भी आवेश क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यहाँ से क्या समझ रहे हो कि हम ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उनका पुनर्वितरण हो रहा है। मतलब समझ रहे हो बात को? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आवेश संरक्षित है। इसीलिए बोलते हैं किसी विलगित निकाय का
नेट आवेश जो है संरक्षित होता है। एक इसकी परिभाषा ये तो इतनी बड़ी है, एक छोटी सी भी परिभाषा होती है, उसको हम बोलते हैं किसी विलगित निकाय की किसी विलगित निकाय, क्या बोला मैंने, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, कितना आवेश, कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित रहता है। समझ में आई बात, संरक्षित रहता है मतलब जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में रहेगा। जैसे यहाँ पर कुल आवेश पहले 0 था, बाद में भी कुल आवेश 0 है। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उनका केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं या उनका केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है ना, हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ही माइनस चार्ज आ जाएगा। कुल मिलाकर जो निकाय का कुल आवेश रहेगा अभी भी वो न्यूट्रल रहेगा, 0 रहेगा। जैसे हमने यहाँ देखा, जब हम बात करते हैं NaCl की, Na+Cl क्या बनाते हैं, Na+Cl क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं ना। तो यहाँ पर भी कितना आवेश है, यहाँ पर कितना आवेश है भाई, यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये माइनस है ना। तो एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस एक माइनस दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। और यहाँ पर क्या है, अभी ये उदासीन थे तो इस पर 0 आवेश, इस पर टोटल यहाँ 0 था, मतलब अभिक्रिया के पहले भी कुल आवेश 0 था, अभिक्रिया के बाद भी कुल आवेश 0 है। इसका मतलब आवेश क्या है, संरक्षित है। आवेश क्या है, संरक्षित है। समझ में आई बात। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। समझ रहे हो ना। तो आपको जब भी लिखने के लिए आएगा आपको ऐसे ही लिखकर आना है। आप चाहिए डेफिनेशन लिख दो, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, या आप आवेश संरक्षण के लिए, क्योंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लिख कर आओगे, किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया में आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेशों का केवल क्या हो सकता है, पुनर्वितरण हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, आ जाओ बढ़ते हैं भाई। हम पढ़ने वाले हैं वो आवेशों का क्वांटीकरण। क्या पढ़ेंगे, आवेशों का क्वांटीकरण। अब देखते हैं भाई, इसमें देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले हमने जो छोटी छोटी बात में जितनी लाइंस लिखता हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। वो लाइंस आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। अगर ये लाइंस आपको याद हो गई, आपकी लाइफ जो है ना अमर बन जाओगी आप। इसलिए इसको याद करते रहो अगर अमर हो रहा तो। इधर देखो, किसी आवेशित वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान कितना होता है। ठीक, किसी आवेशित वस्तु पर, कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, चाहे बड़ी वस्तु हो चाहे छोटी वस्तु हो, चाहे वो कंडक्टर हो नॉन कंडक्टर हो, आई मीन चालक हो कुचालक हो या अर्धचालक हो, कोई भी वस्तु हो तो उस पर न्यूनतम आवेश का मान इतना हो सकता है। न्यूनतम आवेश का मान कितना हो सकता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इससे कम आवेश नहीं हो सकता किसी भी वस्तु पर। दुनिया की कोई भी आवेशित वस्तु हो उस पर न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम ही होगा। इससे कम आवेश किसी आवेशित वस्तु पर नहीं हो सकता है। समझ में आई बात। और जो आवेश की न्यूनतम मात्रा है, आवेश की इसी न्यूनतम मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं। कोई पूछे बेटा मूल आवेश क्या है तो क्या बताओगे, आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखना, आपको पता चला ना ई क्या होता है, मूल आवेश क्या होता है। हाँ पता चला, क्योंकि किसी भी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश की मात्रा होती है उसे मूल आवेश कहते हैं। और न्यूनतम आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। अब आगे देखना बेटा, आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार जैसे जैसे लिखा है ऐसे बोर्ड में लिखना है। समझ रहे हो ना। आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश का मान, किसी वस्तु पर आप क्या लिखा मैंने, किसी वस्तु पर, इसको ऐसे नहीं लिखना है। हम यहाँ पर रहेगा किसी आवेशित वस्तु पर, क्या लिखेंगे हम लोग, किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। समझ में आई बात। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान क्या होगा, सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मूल आवेश मतलब इतना, मूल आवेश मतलब क्या है, मूल आवेश यही तो है, 1 इतना हो जाएगा। मतलब कोई अगर वस्तु होगी उस पर जितना भी आवेश होगा वो हमेशा 1.6 × 10⁻19 का पूर्ण गुणज होगा। समझ रहे हो ना। अगर आपसे कोई पूछा है कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है तो आप क्या बताओगे, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। फिर से एक बार सुनना, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और उस मूल आवेश की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम।
मतलब जितना कोई भी वस्तु हो उस पर पूर्ण गुणज रहेगा, ये बात याद रखना। मतलब भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। किसी भी वस्तु पर आवेश का मान कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। आप ये देख लो, किसी भी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन का एक मूल आवेश के बराबर आवेश हो सकता है, 2 के बराबर हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, या माइनस माइनस में भी हो सकता है, लेकिन भिन्नात्मक नहीं होगा। समझ में आई बात? किसी वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर 1/7 के बराबर आवेश नहीं होगा, 2/8 के बराबर आवेश नहीं होगा, 3/7 के बराबर आवेश नहीं होगा। मतलब भिन्नात्मक आवेश नहीं होगा किसी वस्तु पर। जो भी आवेश होगा, जो भी आवेश होगा, हमेशा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज ही रहेगा। ठीक है ना? लेकिन एक एक्सेप्शन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी जान लो। एक क्वार्क नामक एक पदार्थ है, क्वार्क पर भिन्नात्मक आवेश होता है। बस एक ही पदार्थ है दुनिया में, बस इसको याद रख लो। बाकी कोई भी वस्तु हो, इतना जानना कि किसी वस्तु पर अगर लिखा है, किसी वस्तु पर अगर दिया गया है कि भिन्नात्मक आवेश दिया गया है, इसका मतलब वो गलत है। ठीक? कभी भी किसी वस्तु पर जितना भी आवेश होगा, चाहे लाख हो, 2 लाख हो, कितना भी हो, करोड़ आवेश हो, लेकिन वो हमेशा क्या होगा? मूल आवेश का पूर्ण गुणज ही आएगा। ठीक है? अब आगे देखना, क्वार्क पर भिन्नात्मक आवेश होता है, मतलब एक होता है उस पर कितना आवेश होता है, ये देखो 2/3, मतलब मूल आवेश का 2/3 गुना, और दूसरा होता है मूल आवेश का -1/3 गुना। मतलब अब, और जो 2/3 गुना होता है वो अप टाइप, उसे क्वार्क बोलते हैं। अप टाइप क्वार्क, दूसरे वाले को बोलते हैं डाउन टाइप क्वार्क। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण मतलब इतना ही है, किसी आवेशित वस्तु पर, किस पर? किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। किसके पूर्ण गुणज के? मूल आवेश के। किसका मान? आवेश का मान भाई किस पर? आवेशित वस्तु पर। इसको देखो कैसे याद करो। मान लो कोई क्या है, हमारे पास एक है आवेशित वस्तु, ये क्या है? ये क्या है? कोई आवेशित वस्तु है, कोई एक आवेशित वस्तु है। तो किसी आवेशित वस्तु पर किसका मान? आवेश का मान। किसी आवेशित वस्तु पर किसका मान? आवेश का मान किसके बराबर होगा? मूल आवेश के किसके? पूर्ण गुणज के बराबर। किसके? पूर्ण गुणज के बराबर होगा। समझ रहे हो बात को? फिर से देखना, फिर से एक बार समझो, एकदम याद कर डालो, याद कर डालो। हम क्या बोल रहे हैं? किसी आवेशित वस्तु पर, किस पर? किसी आवेशित वस्तु पर। ये क्या है? कोई आवेशित वस्तु है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान, किसका मान? आवेश का मान। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान क्या होता है? सदैव मूल आवेश का ही, मतलब मूल, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान सदैव मूल आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। आवेश का मान कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। कोई बोले भिन्नात्मक भी होता है, तो बस किसकी बात करेगा? क्वार्क की बात करेगा। क्वार्क के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जिस पर आवेश का मान भिन्नात्मक हो। इसलिए हमने एक्सेप्शन भी आपको बता दिया है। तो आई थिंक यहाँ से बोर्ड से क्वेश्चन उठते हैं, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चा, इसलिए इसको जरूर लिख कर आना, जरूर याद कर लेना। और जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख कर आना है। आपको एक एक बात यहाँ की जाननी है, एक एक कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है ना? अगर आता है आवेश संरक्षण का नियम क्या होते हैं, तो आप लिख कर आओगे कि किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया में आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेशों का पुनर्वितरण या स्थानांतरण किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम है। या दूसरा अगर आता है कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, तो क्या बताओगे? किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होता है। आपको इतना पता कराना है। मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप ऐसे ही लेक्चर देखते रहो, नोट्स